Audio Jungle. आसिम राजा साहब अभी आपसे मुखातिब थे और उन्होंने जो बुनियादी बात रखी आपके सामने वो ये थी कि रामपुर की सियासत के किस रुख को बदला गया है और रामपुर की बदली हुई सियासत ने उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना बदलाव किया और यहाँ की कमजोर आवाज जब पार्लियामेंट पहुंची तो एक ही तकरीर का ये असर हुआ कि मुझे 27 महीने की कालकोठी में कैद कर दिया गया। मैं मेरे रफका मेरे पूरे खानदान को कई 100 मुकदमों का मुजरिम बना दिया गया। आपके सामने जो शख्स खड़ा है उसकी पूरी जिंदगी और उसका दामन बेदाग था, बेदाग है और इंशाअल्लाह बेदाग रहेगा। इतने बहुत से मुकदमात होने के बावजूद भी एक मुकदमा भी हुकूमत मेरे ऊपर करप्शन का, बेईमानी का या रिश्वत का नहीं कायम कर सकी। न जाने कितने लोगों का भला हुआ होगा, सब फैसले भी लोग होंगे, कुछ को पसंद होंगे और कुछ को नापसंद होंगे। उन्हीं फैसलों में एक बड़ा फैसला, बल्कि 2 बड़े फैसले थे। एक मेरे ज़मीर पर बड़ा बोझ था जब मैं किसी बूढ़े शख्स को रिक्शा चलाते हुए देखता था। सियासत की शुरुआत बहुत अच्छे माहौल में नहीं हुई। मुल्क में इमरजेंसी लगी, आपातकाल जिसे कहा गया। मिसेस इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म थी और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वकालत की बड़ी डिग्री पढ़ रहा था। यूनियन का सेक्रेटरी था और तमाम यूनियन के अहदेदारान पूरे हिंदुस्तान में गिरफ्तार किए जा रहे थे। उस वक्त मैं भी गिरफ्तार हुआ और अलीगढ़ की जेल में, ये बड़ा मेरे नसीब के साथ अजीब इत्तेफाक है कि जब जिंदगी की शुरुआत हुई तब भी बहुत सख्त हुई और जब जिंदगी इस मरहले में है तब भी इम्तिहान बहुत सख्त है। उस वक्त भी मुझे तकरीबन 40 दिन एक ऐसी कोठरी में रखा गया जो जमीन में ज्यादा थी कि मेरे साथ उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने या सरकार ने ऐसा क्यों किया। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत पर मुकदमा कायम हुआ, उसमें मेरी जमानत हो गई और जैसे ही जमानत का ऑर्डर आया वैसे ही मीसा का भी आदेश जेल में आ गया और फिर मुझे बनारस की जेल भेज दिया गया। तकरीबन 2.25 साल बनारस की जेल में रहा। बहुत नौजवान था, ठीक से दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी, लेकिन तमाम ज्यादतियों के बावजूद पूरा मुल्क उस वक्त भी कैद खाना सा बन गया था। नौजवानों, तुम अपने बुजुर्गों से अगर चाहो तो इस दास्तान को सुनना, क्योंकि आप में से ज्यादातर की उम्र कम होगी इमरजेंसी की उम्र से। ये वाकयात आपने कहानियों के तौर पर भी नहीं सुने होंगे और उसकी वजह यह है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले तकरीबन 130-135 करोड़ लोग, जिनमें ज्यादातर कम नसीबों की तादाद है और उनकी सबसे बड़ी कम नसीबी यह है कि अपने पर हुए जुल्म को वो बहुत जल्द भूल जाते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि कल का दिन था जब वो अंगारों पर चले थे, कल का दिन था जब वो कांटों पर चले थे, कल का दिन था जब किसी सरकार ने उन पर बहुत ही नाइंसाफी के पहाड़ तोड़े थे। भूल जाते हैं।
और उसका नतीजा ये होता है कि एक के बाद दूसरा जालिम पैदा होता है और वो ये समझ लेता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले बेशतर लोग वो हैं जो जुल्म को बखूबी बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं, लिहाजा आओ क्यों ना जुल्म किया जाए। लेकिन इमरजेंसी की जेल में और आज के इस दौर में एक बुनियादी फर्क है। इमरजेंसी होने के बावजूद भी मुल्क में इस बात की उम्मीद बाकी थी कि लोकतंत्र वापस आएगा। एक बूढ़ा शख्स जो बीमार था लेकिन हौसलों से जवान था और बिस्तर पर था और उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। उन्होंने अपने बिस्तर से एक इनकलाबी नारा दिया कि निजाम बदल दो, जो निजाम इंसानों को इंसाफ न दे सके, जो सरकार दस्तूर की पासदारी न कर सके, संविधान की हिफाजत न कर सके, पूरे मुल्क को कैदखाना बना दे, एक ऐसी सरकार को पलट देना चाहिए। और एक बूढ़े आदमी के कहने पर हिंदुस्तान की सियासत का तख्ता और हिंदुस्तान की इस तरह सियासत बदली कि कांग्रेस का हिंदुस्तान से सफाया। मिसेस इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई। पार्लियामेंट में मुतालबा हुआ कि मिसेस इंदिरा गांधी को सख्त सजा दी जाए। मिसेस इंदिरा गांधी का पासपोर्ट जब्त कर दिया गया ताकि बैरून मुल्क भागना चाहे। लेकिन 2.5 साल का अरसा ही गुजरा कि हिंदुस्तान के लोग अपने पर हुए इमरजेंसी के जुल्म को भूल गए। क्या जुल्म था इमरजेंसी का? मिसेस इंदिरा गांधी के एक बेटे ने कहा तुर्कमान को गेट को देखकर कि ये छोटा पाकिस्तान मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने हिंदू और सिख भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारी ये साझा विरासत है, सैकड़ों और हजारों साल की हमारी तारीख, हमारा इतिहास, कि हम एक साथ रहे हैं, एक साथ जिए हैं, एक साथ मरे हैं और इसी को गंगा जमनी तहसीब कहा गया। लेकिन आज ये एक जुमला होकर रह गया, सच्चाई नहीं रह गई। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि तुर्कमान गेट पर सारी सड़क खून से नहा दी। देशबंदी के नाम पर बहुत ज्यादती हुई लोगों के। न जाने कैसे ऐसे वाकयात हुए जिनका जिक्र आज यहां करने से आपका दिल दुखेगा। और मैं नहीं चाहता कि एक आधी सदी गुजरने के बाद उन जख्मों को याद दिलाया जाए और उन जख्मों को फुरेदा जाए। लेकिन देखो साथी, मैं हमेशा कहता हूं कि मालिक कहता है कि इंसाफ करो, जमीन वालों के साथ इंसाफ करो, और अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो फिर हम इंसाफ करेंगे, और जब हम इंसाफ करेंगे तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जानते हो क्या हुआ? मिसेस इंदिरा गांधी का वही बेटा जिसने नसबंदी के नाम पर हर जुल्म किया था, जहाज से उड़ा था और जब जमीन पर गिरा था तो मां अपने बेटे की शक्ल नहीं पहचान पाती थी। गोल्डन टेम्पल के साथ क्या हुआ था भूल गए आप लोग। नारा लगा था बेटी एक सरदार की, देश के गद्दार की। उस वक्त कोई सिख नहीं था, कोई शख्स नहीं था जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, क्योंकि ये मामला हिंदुस्तान का था, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज भी हमारी रिकॉर्डेड तकरीर है कि ये नारा देने वाले कभी देश के वफादार नहीं हो सकते कि बेटी एक सरदार की, देश के सरदार की। लेकिन आप तो भूल गए, आप भूल गए, आप टाटा को भूल गए, आपने हुए जुल्म को भूल गए, मुलायम सिंह यादव का सुलूक भूल गए। आपके गुरुद्वारे में जाकर हमने ऐलान किया था कि सबकी रिहाई कर देगी हमारी सरकार, ये फैसला लिया गया है, भूल गए। इसीलिए कहता हूं कि याद नहीं रखते, हरजिंदर साहब के साथ जो कुछ हुआ भूल गया, कोई बात याद नहीं। लेकिन इतिहास याद रखेगा, इतिहास जुल्म को भी याद रखेगा, जालिम को भी याद रखेगा, और जुल्म को सहने वाले को भी याद रखेगा, और जुल्म को सहने वाला जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार है। ये गुनाह किया है आपने, हमने भी किया,
मस्जिद का भी जब ताला खुला था तभी इतना इंसाफ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मिसाल इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ? एक दूसरे वजीर आजम के साथ क्या हुआ? इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि अगर लोकतंत्र की हिफाजत नहीं करोगे तो जालिम इतना ताकतवर हो जाएगा कि आपको सांस लेने तक नहीं देगा। बात सिर्फ एक रामपुर और दूसरी आजमगढ़ की हार जीत की नहीं है, कोई फर्क नहीं आ जाएगा। लेकिन आपने तो बिलासपुर की सीट हार ली, आपने तो हमारे मुंह पे काला लगा दी। हम किस बात के लिए जेल में थे? हम किस बात के लिए माफिया कहलाए थे? कोई एक जमीन हमारे नाम पर है? ईडी के अफसरान ने हमसे जेल में 5 दिन पड़ताल करी और हमसे सवाल किया कि बताइए विदेश में आपके कितने खाते हैं। हमसे सवाल किया कि बताइए विदेश में आपके कितने होटल हैं, कितनी कोठियां हैं आपकी। एक फकीर आदमी से हिंदुस्तान की हुकूमत ये सवाल कर रही है जो गली के अंदर रहता है कि बताइए दुनिया में आपकी कितनी जायदादें हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे सवालों पर मुझे ना गुस्सा आ रहा है, ना अफसोस हो रहा है, बल्कि इस बात का शर्म आ रही है कि मैं कहां पैदा हो गया। ये काम जो मैंने यहां किए, दुनिया के बदतरीन मुल्क में भी अगर किए होते तो मुझे काल कोठरी में नहीं डालते, मेरी इज्जत करते, मेरा सम्मान करते और मेरे मरने का मेरा क्या गुनाह है? यही कि तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता हूं। मैंने क्या बनाया है? कोई महल तामीर कर लिया, कोई किला बना लिया? अरे महलों और किलों वालों ने तो तुम्हारी जिंदगियां छीन ली, कम से कम उन महलों से छीन ली ताकत मैंने, और तुम्हारे हाथों में ताकत देना चाहे, मगर तुमने वो ताकत कहां लेना चाहे? तुम्हारे मंत्री ने क्या नहीं किया तुम्हारे साथ? उसके बाद भी तुमने हमारे जीते हुए को हरा दिया, हमारी तकलीफों का एहसास नहीं किया कि हमने उस 8x11 की अंधेरी कोठरी से एक शख्स को भेजा है आपकी नुमाइंदगी के लिए। इस बात की भी लाज नहीं रखी आपने। क्या चाहते हो आप? कौन सी कुर्बानी चाहते हो आप? क्या चाहते हो और हमसे? कोई एक धोखा, कोई एक फरेब, कोई एक दगा, कोई एक गद्दारी, कोई एक धोखा, कोई एक जमीन फरोशी का इल्जाम अगर हमारे दामन पर हो, फाड़ कर फेंको हमारे दामन को। फिर किस तरह यकीन करोगे और कब यकीन करोगे? जमानत जब्त हो जाना चाहिए थी, अमरजीत सिंह को जीतना चाहिए था, लेकिन आपने अमरजीत सिंह को हरा दिया। यह भी आपने बदला हमारी उस तन्हाई की तकलीफ का। यह सिला आपकी वकालत करने का मिला हमें, दुनिया के साथ लड़ जाने का यह सिला मिला। देश का गृह मंत्री हर सभा में ये कहे कि माफिया नंबर 1 आजम खान, अरे आपने भी तो वही कर दिखाया। अमरजीत सिंह को हराकर आपने साबित कर दिया कि हाँ, जो वो कहते हैं वो सही है। गरीब रहने वाले के बीच कितने मुकदमा थे, चोरी के नहीं, डकैती के, मुर्गी डकैती, बकरी डकैती, भैंस डकैती, किताब डकैती, फर्नीचर डकैती, और शर्म आती है अपने ऊपर। और उन पर भी जिन्होंने मुकदमा कायम किए हैं वजीर रहते हुए। मैंने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चे ने शराब की दुकान लूटी है, 17,000 रुपया, 16,000 रुपया गले से चोरी किया है, फिर भी अमरजीत सिंह को हरा दिया। क्या उसी वक्त हमारी कदर आएगी जब हम जैसे लोगों का भगत सिंह जैसा अंजाम होगा? आज भी लाए हैं आपके पास, बहुत आते हैं आपके पास, हमेशा मांगने के लिए आते हैं आपका भिखारी बनकर, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। हम ये जीती पार्लियामेंट,
हमें 3.5 लाख वोट से जीतना था, लेकिन इंतजामिया ने जो सख्ती और जो जुल्म कर रखा था, उसके नतीजे में हमारी जीत 1.5 लाख है। 2 लाख वोट हमारा लूट लिया है। हम आज कहते हैं ईमानदारी से चुनाव लड़ा दो हमारे खिलाफ, देश का कोई नेता आ जाए, अगर हम हार जाए तो हमारा सर उतार दें। ये दावा इसलिए करते हैं कि दामन बेदाग है, जमीन पर कोई इंसान नहीं है। और जब इतनी सच्चे और इतने हौसले के साथ कहने आया हूं और फिर भी अगर बात आपके दिल से नहीं उतरती तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, इंसानियत नहीं बचेगी, इंसानों को जीने का हक नहीं बाकी है। क्या हो रहा है मालूम नहीं है। टीवी खोलो तो दहशत होती है। मैं आज से कसम खाकर कहता हूं, जब से आया हूं मैंने एक दिन खबर नहीं देखी है, क्योंकि जब टीवी खोलिए सिवाय लूट, बर्बादी, तबाही, इंसानी नफरत, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं। मोहब्बत चाहिए थी लोगों को। आजादी के बाद सैकड़ों साल की गुलामी से निजात मिलने के बाद लोगों को मोहब्बतों की जरूरत थी। नफरतों के बीज बो दिए गए। आज उसके अंदर बड़े दरख्त हैं, उसमें नफरतों के फल हैं। एक दूसरे की जान के दुश्मन बर्दाश्त नहीं करता। कोई ट्रेन में नहीं चल सकता, बस में नहीं बैठ सकता, सफर नहीं कर सकता, अपनी शनाख्त नहीं बता सकता, अपना नाम नहीं बता सकता। धर्म के पेशवाओं का अपमान होता है। यह है इंसानियत। इस तरह हम विश्व गुरु बनेंगे। पैगंबर इस्लाम की तौहीन करके हम विश्व गुरु बनेंगे। दुनिया तबाह हुई जा रही है और हम उससे सबक नहीं देते। हम रूस और यूक्रेन की जंग से सबक नहीं देते। चीन ने हमारे ऊपर कितना बड़ा कब्जा कर रखा है, हम उससे सबक नहीं देते। हम दुश्मन से नहीं लड़ते, भाई से भाई को लड़ाते। ये बिलासपुर हिंदुस्तान के नक्शे का हिस्सा है। तुम्हारे बगैर हिंदुस्तान का नक्शा मुकम्मल नहीं होता, इसलिए तुम्हें हिंदुस्तानी सियासत का हिस्सेदार बनना। मैंने हक अदा किया है इसका और कीमत भी अदा की है। मेरी पार्लियामेंट की तकरीर 24 घंटे में कई करोड़ लोगों ने सुनी, पूरी दुनिया में सुनी गई। आज भी आया हूं आपके पास, लेकिन बहुत सी शिकायतें और दुखी दिल लेकर, बहुत भरा हुआ दिल लेकर आए हूं आपके पास, क्योंकि मुझे सजा मेरे अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए किए हुए आम की। मैंने क्यों चाही भरलाई? मैंने क्यों नहीं किया जो वो लोग चाहते थे? वो कहते थे मौज करो, ऐश करो, अय्याशी करो। मैं वो नहीं कर सका। मैं 24 घंटे 20 घंटे काम करता रहा, प्रदेश के लिए करता रहा, आप लोगों के लिए करता रहा, गरीब बेकस बेसहारा लोगों के लिए घर बनवाता रहा और लड़ता रहा अपनी सरकार से कि ये रिक्शा चलाने वाला इंसान एक जानवर की तरह अपने पैडल चलाता है। वो मेरी ही स्कीम थी कि हम रिक्शा के बदले में ऑटो रिक्शा देंगे, और मुझे खुशी है इस बात की कि अब बहुत कम रिक्शा देखने को मिलती है, ऑटो रिक्शा भी मिलती है। हमने तो बहुत सी चीजें उसूली तौर पर बदल दी। हमने तस्वीर सियासत बदलने की कोशिश की, लोगों की सोच बदलने की कोशिश की। उन महलों से सियासत छीन कर यहां पर और यहां पर लाकर क्या हैसियत रह गई आज? एक ही घर में एक कांग्रेस से खड़ा होता है, एक भारतीय जनता पार्टी से खड़ा होता है। यहां क्या कर दिया हमने? हमने इनके बड़ों को मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि जहां पीढ़ी बनाते थे लोग उसकी छाल पर जाकर बैठे, क्योंकि उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आजम भाई भी यहीं बैठते हैं, नवाब साहब आप भी यहीं बैठेंगे। तब 3000 वोट, वाह सरकार वाह, कोई
शर्म तो करो आप। कोई गैरत हरा नाम की चीज अगर है तो 3000 वोट तो धोखे से भी लग जाते हैं। शायद नोटा में ज्यादा वोट पड़े और हमारे सरकार को वोट 3000 मिले। यहां लग दिया है महिलाओं को। ये मामूली जगह है हमारी, मामूली कामयाबी है। किले के मैदान में रामपुर का नवाब अपने दामाद को लाकर कहता था, रामपुर वालों मैंने दामाद को खड़ा कर दिया है, गुलामों तुम्हें वोट देना है। और लोग रोने लगते थे और जमानत हो जाती थी दूसरे की, नवाब का दामाद जीत जाता। और जब दूसरा चुनाव आता था तो 5 साल के बाद नवाब का दामाद फिर आता था और फिर यही हुक्म होता था और फिर जीत जाता। और वही नवाबजादा बिलासपुर की सड़कों पर बहुत आते थे, आप बहुत डालते खिलाते थे, खुली लीज जीप होती थी, जीप पर सफेद कवर चढ़ा होता था, सिगरेट चलता होता था, ब्रश की खाली डिबिया फेंकी जाती थी और हम गरीब लोग झपटते थे उस डिबिया को उठाने के लिए और कतर में हाथ में आती थी, जाकर अपनी बीवी अपने बच्चों और मां से कहते थे, सरकार आज डिबिया फेंक कर रहे हैं, ये कतरन मेरे हाथ आई है। उस गुलामी को हमने बदला है, उस नवाबी दहशत को आपके जैसे हमने निकाला है। और बहुत छोटी उम्र से ये लड़ाई लड़ी है। हमारे साथ न कोई बदमाश था, न कोई दौलतमान था। 1989 में किले के मैदान में इस तरह हमारे सीने पर तमंचे रखे गए थे, इस तरह। और नवाबजादे सामने थे, मार दो साले को, यही है फसाद की जाओ। कितने तमंचे चले थे। आवाज आई थी कानों में खटा के लिए, जर्मन पिस्टल की भी धज्जियां हो जाती मेरे जिस्म की। लेकिन मैं उनकी तरह नहीं था जिन्होंने कहा कि आओ एनआरसी के लिए आओ, अल्लाह का हुक्म है आओ। लोग सड़कों पर निकल आए और खुद घरों से बाहर नहीं निकले, जरूर गए, छुप गए और एक हजारों लोग उसमें मुलजिम बने। हमने जब कहा था कि हमारा ईमान यह है कि पत्ता नहीं हिलता अल्लाह के हुक्म के बगैर, तो नहीं हिलता और नहीं हिला। सीने पर रखे हुए 8-10 तमंचे चलाए गए, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। मैं जिंदा खड़ा हूं। हेलीकॉप्टर का पर, अगर हेलीकॉप्टर के पर में मक्खी के सर के बराबर भी ऐब आ जाए तो वही ब्लास्ट हो जाएगा। 2 परों का हेलीकॉप्टर, 2 पंखड़ियों का, इतना टुकड़ा टूट के पर का निकल गया। आसमान में नाचता रहा हेलीकॉप्टर, कभी हाई टेंशन वायर पर उतरता था, कभी रेल की पटरी पर उतरता था, लेकिन मैं जिंदा नीचे उठाया आपके सामने। मैं जिंदा जेल से वापस आ गया आपके सामने। लोग कहते हैं कि आप क्यों जिंदा हो, ये हम नहीं जानते। 5 महीने कोरोना की जंग लड़ा, मेरी जिंदा लाश आपने देखी है टीवी पर भी, अखबारों पर भी। और उस वक्त जब मैं जिंदा लाश था, उस वक्त भी जब जेल से गया था तो मेरी जेब में कलम लगा हुआ था, क्योंकि लड़ाई सिर्फ कलम की थी, जिंदगी की लड़ाई नहीं थी। मेरे कितने सवालों का जवाब दोगे? मेरे किस दर्द का हिसाब दोगे? मेरी एक रात का बदला नहीं दे सकते आप। जो तकलीफ मैंने उठाई है, एक रात 1 बरस के बराबर थी। रात होती थी तो सुबह से कैसे होगा दिन, कैसे गुजरेगा दिन, किससे बातें करेंगे इन दीवारों के अलावा। और जब दिन गुजर जाता था तो उन्हीं स्याह रातों में उन्हीं दीवारों के साथ बातें करती हुए रात की सकती। आज उन्हीं तकलीफों के अवस्था मानी जाती है। मैंने रामपुर में शहर वालों से भी कहा कि मेरी एक रात की तकलीफ का हिसाब भी नहीं दे सकोगे तुम। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए रख दी है, कभी आपने मुझे कहा मारकर हंसते हुए नहीं देखा होगा।
कभी ठट्ठा मारकर हंसते हुए नहीं देखा होगा, कभी सड़क पर कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं देखा होगा, कभी किसी छोटे बड़े होटल में चाय पीते नहीं देखा होगा, कहीं पकौड़ी खाते, समोसा खाते, बताशे खाते किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने बचपन भी बुजुर्गी में गुजारा है, मैं बचपन में भी कभी नहीं खाता हूं, इसलिए कि मैं जानता था कि मैं उस समाज से हूं जहां मुस्कुराहटें हराम होती हैं, हमें मुस्कुराहटें देना है। और इसी ख्वाहिश में जिंदगी का एक लंबा सफर गुजार कर मैं यहां तक चला आया हूं और आपसे आज आसिम राजा के लिए महान बनाया। मगर उस तरह नहीं जिस तरह आपने अमरजीत सिंह के साथ किया, उस तरह नहीं। अगर नहीं देना है, अगर मुल्क का हिस्सेदार नहीं बनना है, तो चाहे हिंदू भाई हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, अरे जान लो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, बहुत बेरोजगारी है, बहुत भूखमरी है, काम नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, खेत खलियान सूख गए, किसान के पास मुनाफा नहीं है। अब और कितनी बर्बादी चाहते हो? कभी आग से आग नहीं बुझाई जाती, कभी सैलाब को पानी से नहीं रोका जा सकता, और कभी नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। आग के लिए पानी चाहिए और नफरत के लिए मोहब्बत चाहिए। आओ कम से कम एक बार तो इस बात को सोच ले कि नफरत से हिंदुस्तान की तरक्की नहीं होगी, मोहब्बत से तरक्की होगी। अगर ये रिश्ता कायम करो तो हमारा साथ दो, हमारा साथ कहीं दोगे, हम फिर भी आपके साथ। हमें अकेला छोड़ दोगे जैसे हम 27 महीने तक आ रहे, हमने तभी बारगाह खुदाबंदी में आपकी खुशियों के लिए भी दुआएं मांगी, हमने अमरजीत सिंह की फतह के लिए दुआएं मांगी थी, मगर आपने हमारी दुआओं को बिल्कुल नाकाम कर दिया, वापस कर दिया हमारी दुआओं को। आपने जीता हुआ इलेक्शन हार दिया, आपने कम से कम 25,000 से जीतने वाला इलेक्शन हार गया सिर्फ आपकी वजह से। एक ऐसा शख्स जिसने किसकी दिलाजारी नहीं की, किसके साथ जाती नहीं की, ताकत का कितना नाजायज इस्तेमाल किया, अपने ही पैरों से, अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली आपने। अगर सरकार नहीं बनती तो कम से कम आपके बिलासपुर में तो आपकी सरकार होती। अगर आपके आंसू पोष नहीं सकते थे तो आपके आंसू बहने तो नहीं देते, इतना तो कर सकते थे, मगर आपने कहा नहीं किया। अब फिर एक तरफ यह वक्त आया है, 23 तारीख को चुनाव है, हर तरह से हिंदुस्तान का इंसान इम्तिहान से गुजर रहा है। जहां बारिश हो रही है वहां बेपनाह बारिश है, सैलाब आ रहे हैं और जिंदगियां डूबा हो गई हैं, और जहां सूखा पड़ रहा है वहां दुआ करो मालिक से बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए। और अगर ना भी हो तो 23 तारीख को अगर मेरी तन्हाइयों का मुझे बदला देना चाहते हो, अगर मेरी तकलीफों का एक रात का बदला देना चाहते हो तो आसिम राजा के लिए, आसिम राजा, मोहम्मद आजम खान। मैंने एक बहुत नेक शख्स, बहुत सादा जिंदगी का, बहुत सच्चा इंसान, बेदाग दामन, मेरे दामन पर भरोसा न करना। कभी हो सकता है कोई दाग नजर आ जाए, लेकिन मैं पूरे ईमानदारी और उसूल के साथ कहना चाहता हूं कि ये दामन ऐसा है जिस पर मैंने कभी कोई दाग नहीं देखा। और अगर मैंने दाग देखा होता तो तकरीबन 45 साल का सफर इस शख्स के साथ मेरा न गुजरा होता। मेरे हर चुनाव के चीफ इलेक्शन में दिन आसिम राजा न हुए। एक हीरा दे रहा है, एक
हीरा दिया है आपको, और उधर से एक एहसान फरामोश है जिसके लिए टिकट मैंने हेलीकॉप्टर से मंगाया था। वो समाजवादी पार्टी का एमएलसी हेलीकॉप्टर से मंगाया था टिकट, क्योंकि टिकट किसी और को हो गया था। मैंने उसके लिए जिद की थी, वक्त कम रह गया था। लखनऊ से हेलीकॉप्टर चला, बरेली उतरा और 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और एमएलसी बने। आज वो मध्य मुकाबिल है, किसी ईमानदार शख्स के मुकाबले में फैसला आपको करना है। एक तरफ एक एहसान फरामोश दल बदलू जो तीसरी पार्टी में बहुजन, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद किस पार्टी में जाएंगे नहीं मालूम। लेकिन आसिम राजा जो सफर हमारे साथ शुरू किया था, उस सफर की मंजिल तो पता नहीं कहां है, लेकिन उसके रास्ते पर इस शख्स ने हमारा एक कदम भी साथ नहीं छोड़ा है, और जिसने साथ नहीं छोड़ा है उसका साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ना। 23 तारीख को एहसास मत करना गर्मी का, वो दिन तो गुजर जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जो पछतावा अमरजीत सिंह की हार से हुआ है, कहीं खुदा न करे घुटनों में सर देकर रोते हुए मेरे सामने तुम शर्मिंदगी के आंसू लेकर। मैं चाहूंगा कि मैं जीतूं, राजा जीते, तुम जीतो, जमहूरियत जीते, हिंदुस्तान जीते, इंसानियत जीते, भाईचारा जीते, गंगा जमीन पर जीते। बहुत बहुत आसिम भाई जिंदाबाद। अब मैं गोयल साहब की इजाजत से इज्जत है हम का काम करता हूँ। Audio Jungle.